उसके बारे में कुछ चीजें जो हैं वो थी मतलब डिस्कस करने लायक। तो अभी हम जो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, और एप्लीकेशंस में आपके पास एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन आती है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी अगर एक रिकैप लें तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? एक्चुअली बायोटेक इज एमलगमेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज। सो उस सेल के मेंटेनेंस से लेके उसके प्रोडक्ट की मेंटेनेंस तक, प्रोडक्शन तक, प्यूरिफिकेशन तक सब चीजें बायोटेक में इंक्लूडेड हैं। और उसके डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, जीन एक्सप्रेशंस के साथ, जेनेटिक उसके सिस्टम के साथ, उसके जीनोम के साथ, उसके प्लाज्मिड के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी, सब चीजें किसमें आती हैं? ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी हमने जो चीजें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ी थी, दैट वी हैव स्टडीड इन आरडीटी, वो सब चीजें हम एप्लीकेशंस में देखेंगे कि किस तरह से आरडीटी को यूज किया जा रहा है आज के टाइम में टू गेट सर्टेन रिजल्ट्स। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एनवी। सो वेरी फर्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, और उससे भी पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन में अगर आपको दूं। गुड इवनिंग रवि। सो दिस बायोटेक्नोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स, जिसको हमने बहुत स्टार्टिंग में जब बायोटेक्नोलॉजी शुरू हमने किया था तब भी पढ़ा था। तो एक है इसमें एग्रीकल्चरल, वेरी फर्स्ट इसका जो स्कोप है वो एग्रीकल्चर में। सेकेंड वी हैव इज जेनेटिक टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये सब चीजें प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। देन वी हैव मेडिसिन, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसकी हेल्प से हम जीन थेरेपी दे सकते हैं, इसकी हेल्प से हम वो सब चीजें प्रोड्यूस करवाते हैं जिसको पहले हायर ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवाया जाता था। सपोज वी हैव इज हॉर्स, दैट हॉर्स वाज अर्लियर यूज्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, डॉग्स वर यूज्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव सीन calf rumen also used pancreas of calves and जो भी ruminant जो जानवर होते हैं उनके पेंक्रियाज से भी हमने निकाले थे क्या चीजें? वी हैव एक्सट्रैक्टेड आउट द इंसुलिन। बट अभी हम क्या करवा रहे हैं इंसुलिन को, तो वो सब चीजें जो है इकोलाई से प्रोड्यूस हो रही हैं और वो मेडिसिन के अंदर आएगा। देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, इंटरफेरोन्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब चीजें। देन वी हैव फूड टेक्नोलॉजी, तो इसमें आती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या चीज है? फर्मेंटेड जो योगर्ट है, चीज है, ये चीजें। इसके अलावा इसमें आती हैं सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें यूज किया जाता है स्पाइरुलिना को। गुड इवनिंग खुशबू। स्पाइरुलिना को यूज किया जाता है जिसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 60 से 70% होता है, और सारे के सारे प्रोटीन कंटेंट को हम आर्टिफिशियल फूड की तरह, यानी प्रोटीन की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद वही चीज सेम एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, या जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल काम करते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह पे काम करते हैं लोग, वहां पर भी इनको एज अ फूड सोर्स सेंड किया जाता है। देन वी हैव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, तो इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके पास दो एप्लीकेशंस मेजरली दी हुई हैं, एक एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है और एक मेडिसिन में एप्लीकेशन है। ये दो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्लियर है? देन वी हैव द डीकंटेमिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट, तो इसमें बायो रेमिडिएशन और पोल्यूशन को किस तरह से रिमूव किया जाए वो सब चीजें आएंगी। ठीक है जी। सबसे पहला है इसमें एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशंस जो है बायोटेक्नोलॉजी की किस किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जनता के सामने है वो जनता खुद है, मतलब नंबर। इट इज द पॉपुलेशन, एनॉर्मसली ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज ऑफ स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी किस किस चीज की हो रही है? स्कार्सिटी होती है फॉसिल फ्यूल्स की स्कार्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फूड की स्कार्सिटी है। देन हाउसिंग, अगर जंगल हम काट देते हैं उसकी जगह रहने के लिए घर बना रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसकी कमी होती जा रही। तो हम क्या करना चाहते हैं, या तो हमारे पास इतने सारे संसाधन हो कि हम सारे के सारे लोगों का पेट भर सकें, और या हमें बहुत थोड़े से रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, उसी में हमें उतना ही फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जितनी भी पॉपुलेशन है सबको फीड किया जा सके, है ना? तो अगर पिछले चैप्टर में से अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, वरना तो हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते ही रहेंगे। अब इसमें इंक्रीज्ड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 3 अप्रोच है, ठीक है? ये 3 अप्रोच जो हैं उन सारे जितनी भी जो क्रिकेट टीम्स
घर घर में रिप्रोड्यूस हो रही हैं लगातार। वो जो जनसंख्या है अभी फिलहाल जो 130 करोड़ है, और उसमें से बहुत सारे, यानी हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है काफी एक ऊंचे जगह पर धीरे धीरे पहुंचते जा रहा है। तो इसके लिए तीन तरीके के अप्रोचेस हैं। एक तो है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इसके बाद में न्यूट्रिशनल यानी आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, डीएपी, यूरिया, इन सब चीजों को यूज करके इन, ठीक है, ना सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम, बल्कि साइडल जितने भी चीजें होती हैं वो भी इसमें दी जा रही हैं। तो वो काफी ज्यादा एक खतरनाक चीज है, इसलिए क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ा था। तो बायो मैग्निफिकेशन में वो चीजें जो है ट्रॉफिक लेवल में रह जाती हैं, है ना। ट्रॉफिक लेवल में अगर वो रह जाएंगी तो वो ना सिर्फ प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स को, बट वो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे भी धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर जो है उसको हम, ठीक है, प्रोडक्शन काफी अच्छी है कंपैरेटिवली, बट हम यूज नहीं कर पा रहे ड्यू टू अदर साइड इफेक्ट्स। देन वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीन कुछ इस तरीके का है कि इसमें केमिकल्स को यूज नहीं किया जाता। इसमें मैन्योर जो है उन्हीं को यूज करते हैं, जो पिछली बार का एग्रीकल्चरल वेस्ट बचा है उसी को यूज करते हैं, बट इसके अंदर प्रोडक्शन और यील्ड देखने को बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, हमारे पास दो अप्रोच है। एक तो जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी पावर जो है मेंटेन रहे। दूसरा, हमें ऊपर से मतलब जहर ना डालना पड़े। जहर इन द सेंस कि इंसेक्टिसाइडल जो भी है और या पेस्टिसाइड जो हैं वो चीजें हमें स्प्रे ना करनी पड़े। इसके लिए एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल अप्रोच जो रहेगी वो है जीएमओ क्रॉप्स। अब जीएमओ का मतलब क्या होता है? दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसी न किसी तरीके से हम प्रोसेस को भी छोड़ देते हैं, हम रिजल्टेंट को भी छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि वेदर देयर जीनोम और देयर जेनेटिक मटेरियल इज अल्टर्ड और नॉट। ठीक है, तो जीएमओ क्रॉप्स वही सारी की सारे प्लांट्स हैं जिनके साथ किसी न किसी तरीके का जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया गया है। अब याद करो पिछला चैप्टर, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि व्हाट हाउ द जीन्स, और यू कैन से द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द प्लांट सेल। किस तरीके से प्लांट सेल के अंदर चीजें ट्रांसफर होती है। तो इसमें हमारे पास दो अप्रोच थी। एक थी वेक्टर अप्रोच, रिमेंबर, और सेकंड अप्रोच क्या थी इसमें? वेक्टरलेस। वेक्टर अप्रोच के लिए हमने क्या यूज किया था? व्हाट वाज यूज्ड फॉर वेक्टर? व्हाट इज यूज्ड फॉर वेक्टर? फॉर ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को यूज किया गया था, है ना। थोड़ा सा क्या करने के बाद में, मॉडिफाई करने के बाद में। और वेक्टरलेस अप्रोच में हमने एक और देखा था चीज, वो थी जीन गन, है ना। तो ये चीज जब ये जीएमओ क्रॉप्स जब यहां पर स्टडी में आती हैं तो इस टाइम एक और चीज बहुत ध्यान आती है, वह है ग्रीन रिवोल्यूशन। बहुत सारी रिवोल्यूशंस हैं, जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन है दैट इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, येलो रिवोल्यूशन है दैट इज फॉर ऑयल क्रॉप प्रोडक्शन, ब्लैक रिवोल्यूशन इज फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन, गोल्डन रिवोल्यूशन इज फॉर जूट प्रोडक्शन, ब्लू रिवोल्यूशन इज फॉर फिशेज एंड एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन। तो बहुत सारी हैं, ये हम चैप्टर 9th में जब ट्रेडिशनल हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल रिकॉम्बिनेशन तब देखेंगे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इंडिया में 1961 में, ये जो साल है ये ग्रीन रिवोल्यूशन का बेस था। ठीक है, छोटी सी एक स्टोरी है इसके पीछे। ये रेवोल्यूशन का बेस था, और बेस का मतलब क्या है? तो वर्ल्ड लेवल पे 1960 में, वर्ल्ड लेवल पे 1960 में
थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और ये 1950 से लेके और 1960 तक इसके प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहे थे, और 1960 में फाइनली ये मान लिया गया था दैट दिस इज द थर्ड वेव ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। क्लियर है? और ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? दिस इज नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाता है दैट व्हाट इज बोरलॉग अवार्ड? बोरलॉग अवार्ड क्या है और बोरलॉग अवार्ड किस सिचुएशन में दिया जाता है? तो ऑलवेज रिमेंबर बोरलॉग अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक अवार्ड है, और वो नॉर्मन ई बोरलॉग जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन थे उनके नाम से उसको उनको डेडिकेटेड है वो अवार्ड, और बिगेस्ट यू कैन से अवार्ड इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल। किसी भी बंदे का एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी ज्यादा नोवल अगर उसने कुछ चीजें ढूंढी हैं, उसका कुछ फायदा होगा अगर दुनिया को उससे, तो वहां पर बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है, और ये वर्ल्ड में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है व्हाइल वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड। क्लियर है? लेट 60s में ये चीज जो है कंप्लीट हुई थी। 1961 में इंडिया के अंदर जो है मास फेमाइन आया था। मास फेमाइन का मतलब है कि तब इंडिया के पास, अब थोड़े साल पहले ही आजादी मिली है और इतना ज्यादा रिसोर्सेज थे नहीं, प्लस में पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, तो हमें फूड की प्रॉब्लम्स जो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो 1961 में ये मास फेमाइन जो इंडिया में था, इस टाइम एमएस स्वामीनाथन कौन थे? ये थे एडवाइजर। ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ये एडवाइजर थे किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ही इज द एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग को इनवाइट किया था इंडिया में, और इसके बाद में फोर्ड फाउंडेशन और इंडियन गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, ठीक है, दिस इज CIMMYT, तो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर जो है इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, किधर है ये? मैक्सिको में होगा शायद। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर कि ये मैक्सिको में है, बट जहां तक मैं, चलिए उसको छोड़ ही दो अभी। ठीक है, व्हेन आई विल बी श्योर आई विल टेल यू। तो बिल्कुल पहला तो ये चीज हुई थी, वहां से उनको जो है स्वामीनाथन जी को वीट सीड जो है, इंप्रूव्ड वीट सीड, यानी जिनकी हाइब्रिडाइजेशन करके उनकी क्वालिटी को काफी इंक्रीज कर दिया गया था, वो सीड्स उनको वहां से मिल जाते हैं, और फिर वो इंडियन सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी जो है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, दिस इज सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट। अलावा इसके और क्या प्रोड्यूस करवाया गया था? इसके अलावा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। हालात ये थी कि उस टाइम 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल 3 क्विंटल जो गेहूं जो राइस है वो प्रोड्यूस हो रहा था, और अभी 2006 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो 450 मिलियन टन राइस जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी 1960 से और 2006 तक काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ राइस। ठीक है, तो ये दो फसलें थी, एक वीट थी और एक राइस थी, जिनको ग्रीन रिवोल्यूशन में इंक्लूड किया गया था। पहला स्टेट कौन सा था जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन को देखा था, यानी टेस्टिंग के लिए पंजाब को चूज किया गया था। पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट जिसको चूज किया गया था कि यहां पर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के वो कैरी आउट करेंगे। एम आई क्लियर? देन वी हैव बेनिफिट्स क्या है इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। सबसे पहले एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं? दीज एबायोटिक स्ट्रेसेस आर वाटर लेस और हाई, टेम्परेचर लेस और हाई, सनलाइट लेस और हाई, न्यूट्रिएंट लेस और हाई। यानी जितने भी
आपके पास एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, वो सब के सब जो हैं इसमें, यानी क्रॉप्स जो हैं वो ज्यादा टॉलरेंट हो गई इन एबायोटिक स्ट्रेसेस से, पहली चीज। दूसरी आती है इसमें रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कुछ ऐसा चेंजेस किए गए कि केमिकल पेस्टिसाइड हमें डालने की जरूरत ना पड़े। Am I clear? Then we have helped to reduce the post harvest losses। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना सिर्फ खेतों में खड़ी फसलों को होती है, बट जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद उनको स्टोर करते हैं, तो स्टोर्ड ग्रेन में भी बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो जैसे ग्रब है, बीटल्स हैं, इसके अलावा ओके वेट ओके वेलकम टू द स्ट्रीम डॉक्टर साहब। reduced post harvest losses, then we have increased efficiency of mineral usages, यानी अगर बहुत कम मिनरल भी प्रेजेंट हैं तो उस केस में भी प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। देन वी हैव फोर्टिफाइड राइस। दिस फोर्टिफाइड राइस इज, इसमें क्या डाला गया है, किस चीज की जीन डाली गई है, इसमें डाली गई है बीटा कैरोटीन की जीन। और बीटा कैरोटीन क्या होता है, दिस इज अ प्रोविटामिन। प्रोविटामिन किसके लिए, इट इज प्रोविटामिन ए, ठीक है, दिस इज प्रोविटामिन ए। नाउ दिस इज फोर्टिफाइड राइस। और ये सब चीजें जो आप लोगों ने शायद नाइन्थ चैप्टर में भी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो हम जब नाइन्थ चैप्टर शुरू करेंगे तब आपके सामने आएंगी, तो वहां पर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर हम यूज करते हैं किसी और तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए। सो टेक्निक्स हैं। अब बायोटेक में प्लांट्स को किस किस तरीके से, सबसे एक ही चीज आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है, वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और दिस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इज पर्टिकुलरली यू कैन से जिसे हम पढ़ते हैं बीटी कॉटन में। इसमें डायरेक्ट टॉक्सिन की जो जीन है वो प्रोवाइड कर दी गई प्लांट को, जब भी इस पे कोई फीड करता है देन द प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग दैट पर्टिकुलर पेस्ट। अब इसके लिए हमें ऊपर से जहर डालने की जरूरत नहीं है, तो प्लांट जो है वो खुद की प्रिवेंशन खुद कर रहा है। सेकंड कंडीशन वी हैव इज आरएनए टेक्नोलॉजी, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल से एक चीज अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आरएनए टेक्निक, अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ भी लिया है तो एक आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर आप जवाब दे पाए तो। आरएनए टेक्निक में आपको बताया गया होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, इससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है एमआरएनए को क्या कर देता है, साइलेंट कर देता है। बट ये बात हो रही है किसकी, निमेटोड की। निमेटोड इज मेलिडोजाइन इनकोग्निशिया। उसके एमआरएनए को एक प्लांट का सेल कैसे साइलेंट कर सकता है, उसके लिए पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे, आपको बताया जाता होगा कि क्या चीज है, बट कैसे है और वो क्यों हो रहा है, वो चीजें भी हम आज पढ़ेंगे। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स में सबसे पहले बीटी प्लांट्स आते हैं, तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, अलावा इसके बीटी ब्रिंजल, ये सब प्लांट्स जो हैं जिनके साथ साथ बीटी जो प्लांट्स बीटी जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की जो जीन है वो डाली गई है। डोनर ऑर्गेनिज्म, यानी जीन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हु इज प्रोवाइडिंग द जीन्स, द जीन इज प्रोवाइडेड बाय बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। क्या होता है, बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस, दिस इज बैक्टीरिया। और इसी के पहले जीनस का फर्स्ट लेटर और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर इनसे लिया गया है, क्या, बीटी। क्लियर विद दिस? So BT cotton is Bacillus thuringiensis. Some part of Bacillus thuringiensis plus cotton is BT cotton. जीन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसके लिए देखिए क्राई जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एक बहुत ब्रॉड सा सिस्टम है, और उस बहुत ब्रॉड सिस्टम के में क्राई की एटलीस्ट 40 to 50 जीन्स अलग अलग प्रेजेंट हैं, और वो अप्लाई भी होती हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। मोस्टली हमारे पास 3 पैथोजेनिक ग्रुप्स हैं या पेस्ट ग्रुप्स हैं, एक है लेपिडोप्टेरन,
या लेपिडोप्टेरा, दूसरा है हमारे पास डायप्टेरा एंड तीसरा है कोलियोप्टेरा। ठीक है, इन तीनों पे सबसे ज्यादा ये अप्लाई होते हैं और एटलीस्ट देयर आर 50 डिफरेंट टाइप्स। इसमें से आपके लिए ये तीन ही है, तो आप लोग इन तीन को पढ़ के काम चलाओ, इसी में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है क्राइजीन की इन पर्टिकुलर जीनोमिक्स में से जरूर आता है। ठीक है, तो क्राई 1AC सबसे पहले तो लिखा किस तरह से जाएगा इसको, क्राई 1A एंड ब्रैकेट में C, इस तरह से लिखा जाता है। आपके अगर ये इकट्ठा दिया रहेगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, लिखना इस तरीके से। क्राई 1AC और क्राई 2AB ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कॉटन बॉलवर्म के लिए, यानी ये इफेक्टिव हैं अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म। और क्राई 1AB दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्न बोरर। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म लेपिडोप्टेरा, कॉर्न बोरर बीटल्स यानी दीज आर डायप्टेरा। आगे आएगा यही चीज, क्राई प्रोटीन का एक्शन किस तरीके से होता है। तो एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्राई का मतलब होता है क्रिस्टल। ठीक है, क्राई मीन्स क्रिस्टल, एज सिंपल एज दैट। क्राई इज नॉट दैट रोना धोना, बट क्राई इज क्रिस्टल एंड दिस इज एक्टिवेटेड एंड टॉक्सिक प्रोटीएज। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका एक्शन क्या है, ये प्रोटीएज एंजाइम है। और प्रोटीएज एंजाइम भी कोई नॉर्मल तरीके का नहीं है, दिस इज अ टॉक्सिक प्रोटीएज। क्लियर है जी, दिस इज अ टॉक्सिक प्रोटीएज। बट अगर ये टॉक्सिक प्रोटीएज है तो ये बैसिलस जो बैक्टीरिया इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसको इफेक्ट क्यों नहीं करता। तो उसको ये इसलिए इफेक्ट नहीं करता क्योंकि जब तक ये बैसिलस इसको प्रोड्यूस करता है उस बैसिलस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। और इनएक्टिवेटेड फॉर्म भी जो है वो क्रिस्टल प्रोटॉक्सिन की होती है, यानी एक क्रिस्टल रहेगा, इस क्रिस्टल के साथ ये प्रोटीन जो है वो इस तरह से बाइंडेड अप रहता है। ठीक है, दिस इज क्रिस्टल एंड द सेकेंड पार्ट इज द प्रोटॉक्सिन और यू कैन से द प्रोटीएज। व्हेनेवर इसको मिलता है एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच किसका, मिडगट का। मिडगट इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट। ये जो है ना अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ये हो गया हमारा क्राई प्रोटीन अलग, और अब इस कंडीशन में ये होता है एक्टिव। और दूसरा जो है क्रिस्टल वो एक दूसरे वो अलग चला जाता है, एक्चुअली तो है ये सोल्यूबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये एल्कलाइन पीएच में जाएगा जो क्रिस्टल है वो सोल्यूबलाइज हो जाएगा और फिर उसके बाद में टॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन के बाद क्या करता है, एक्टिवेशन के बाद जो मिडगट के सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स के साथ ही इंटरेक्ट करना शुरू करता है। एज वी ऑल नो दैट ऑल ऑफ द सेल्स दैट आर प्रेजेंट, जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं सबके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं, we have some type of what, we have some type of wait a second, एंटीजन्स प्रोड्यूस। ठीक है, हर एक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, कुछ कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मिडगट की सेल के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले तो इन एंटीजन्स के साथ जाकर बाइंड करेगा और एंटीजन के साथ बाइंडिंग करने के बाद में इट एक्ट्स एज द पोरस प्रोटीन। ठीक है, जब ये एंटीजन इसको प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग दे देते हैं तो उसके बाद में जो सेल्स हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसकी मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये पोरस कर देगा इन्फ्लामेशन हो जाएगी और फिर उसके बाद में क्या है, इंसेक्ट जो है वो अपनी टांगे ऊपर की तरफ भगवान को प्यारा हो जाएगा। ठीक है, तीन तरीके के इंसेक्ट हैं जिनके अगेंस्ट ये लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड डायप्टेरा। वन इज लेपिडोप्टेरा कौन से होते हैं, जो लार्वल स्टेज में सबसे ज्यादा डैमेज कोज करते हैं और इसमें आते हैं वर्म्स। लार्वल में भी मोस्टली कौन, लार्वल के अंदर मोस्टली जो है वो बटरफ्लाइज या कोई भी अगर आप ऐसे इंसेक्ट देख रहे हैं जिनके पास एक जोड़ी पंख हैं और 6 पैर हैं
वो सारे के सारे जितने भी उनका लार्वा होता है वो सब के सब डैमेज कोज करते हैं। नॉट सबके सब मतलब एज सच नहीं, बट जिन जो भी हम लेपिडोप्टेरा की बात करते हैं उसमें वो सब आते हैं। ठीक है, वैसे बटरफ्लाई जो है या बी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी भी है पॉलिनेशन के लिए। तो अगर वो पैथोजन हो रहे हैं, अगर वो पेस्ट हो रहे हैं तो लेपिडोप्टेरा में आएंगे। देन वी हैव कोलियोप्टेरा, इसके अंदर आते हैं बीटल्स और ग्रब्स, एफाइड्स, जेसिड्स। ये जो है एडल्ट स्टेज होती है सबसे ज्यादा डैमेजिंग, इसमें लार्वल स्टेज डैमेजिंग है, कोलियोप्टेरा की एडल्ट स्टेज डैमेजिंग होती है, और डायप्टेरा आर डायरेक्टली मॉस्किटोस, ये होते हैं एडिस या क्यूलेक्स। तो ये मच्छर थे, बीटल्स थे, वर्म्स थे, ये सब के सब क्या हैं, प्लांट को कर रहे हैं परेशान। हमने प्लांट को दे दिया डिफेंस मैकेनिज्म और उसने मार दिया सबको। क्या होता है यहां देख लो, सबसे पहले जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है वो सेल सैप को खींच अपटेक करता है, सेल सैप को ड्रिंक करता है, सिंपल, इट विल सक द सेल सैप। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होनी शुरू होती हैं। तो यहां क्या होगा, प्रोटीन के जो क्रिस्टल्स हैं बैसिलस thuringiensis के बीच में रहेंगे। हमने जीन जो है वो प्लांट सेल को दी हुई है, प्लांट सेल क्रिस्टल्स बना रहा है। जैसे ही सेल सैप को खींचता है, सेल सैप को सक करता है, फाइनली देयर विल बी अ entry of the crystal proteins into the digestive system। वहां पर जाकर एल्कलाइन पीएच इसको मिलती है, जहां से क्रिस्टल जो है इससे टॉक्सिन बनता है, और वो टॉक्सिन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में बनता है। देन वी हैव बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एंड देन द सेल डिसरप्शन स्टार्ट्स, द डैमेज स्टार्ट्स। ठीक है, एंड एज सुन एज दिस डैमेज कंटिन्यूज द सेल विल द इंसेक्ट, the worm, the larva will finally die। अब ऐसा नहीं है कि कुछ डैमेज जो है वो करके नहीं गया, हाँ कुछ डैमेज करके जाएगा, बट वो उस डैमेज से कम होगा, या तो उसके पास इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, और या हमें उसमें स्प्रे करना पड़ता इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एक अच्छी अप्रोच है, बट इसके भी हैं साइड इफेक्ट्स। I don't know whether they are proven or not, but साइड इफेक्ट्स में मेरी पर्टिकुलरली एक थ्योरी ये है कि अगर एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट में जाती हैं ये चीजें, ठीक है, अगर ये एल्कलाइन पीएच इनको इंसेक्ट की मिडगट में अगर मिलता है, तो दूसरी कंडीशन में एल्कलाइन पीएच तो हमारी मिडगट में भी प्रेजेंट है, एल्कलाइन पीएच तो र्यूमिनेंट्स के पास भी प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में भी तो ये प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्ज स्केल पर नहीं, बट स्मॉल स्केल पर ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि ये स्पेसिफिक होते हैं, स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम। तो बीटी का जो सीड होता है, जो गाय भैंसों को हम डालते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है ड्यू टू दीज रीजंस। ठीक है, क्लियर। देन वी हैव द बीटी कॉटन प्रोडक्शन। एक तो फटाफट से मुझे आंसर में आप लोग ये बता दो कि कौन सा बैक्टीरिया जो है उसको यूज किया गया था, विच बैक्टीरिया वाज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द सेल द जीन इनटू द प्लांट सेल। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया था और क्या उसकी अप्रोच थी। फटाफट से एक चीज मेरे को जाननी है, क्या अप्रोच थी उसकी, कौन सी अप्रोच के मीडियम से, माध्यम से हमने उसे ट्रांसफर किया था, कौन सी वो अप्रोच थी जो पर्टिकुलरली हेल्प कर रही थी एक प्लांट सेल की टू रिसीव द जीन ऑफ इंटरेस्ट, टू एक्सप्रेस द जीन ऑफ इंटरेस्ट, टू प्रोड्यूस द टॉक्सिक प्रोटीन, कौन सी। इफ एनीवन कैन आंसर मी। सो द कंडीशन वाज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। और यहां पर एक छोटी सी एक और फिनोमिना भी आता है जिसके बारे में आपको मैं कुछ आइडिया आज दे दूंगा, अगली क्लासेस में हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम जो है इसके पास प्लाज्मिड होता है, ये है इसका जीनोमिक डीएनए, और ये है इसके पास प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड को हम निकाल लेते हैं बाहर, दिस इज टीआई प्लाज्मिड। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो है
यहां पर से हम टीआई प्लाज्मिड के ट्यूमर इंड्यूसिंग जो जीन है उसको कर देते हैं रिमूव, और फिर उसके बाद हमारी जीन जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कर देते हैं ऐड। ऐड करने के बाद क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ फाइनली रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। क्या कर दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को हमने फॉर्म कर दिया। इसको फिर से डाला जाता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया ट्रांसफर करता है इसको प्लांट सेल के अंदर, और फिर उसके बाद जो प्लांट सेल जिसके अंदर बैक्टीरिया ने जीन ट्रांसफर कर दी, उनको उन सेल्स को हम ग्रो करवाते हैं नॉट एग्रीकल्चरल, कल्चरल मीडियम पे, यानी आर्टिफिशियल मीडियम पे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया था जिसके पास एक प्लाज्मिड प्रेजेंट था, इसके बाद हमारा प्लांट सेल है, दोनों को कर लिया हमने एक दूसरे से इन्फेक्शन कर लिया। इन्फेक्शन के बाद जो जीन प्रेजेंट थी वो चली गई प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल को हमने आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम पे ग्रो करवाया। आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम पे जब भी हम इसे ग्रो करवाएंगे हमारे पास एक पूरा प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट सेल जिसकी हेल्प से हम इस आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम की एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने एक छोटे सिंगल सिंगल सेल्स जो है उनको डाला था। ये क्या है, प्लांट सेल्स हैं सारे के सारे। अब हर एक प्लांट सेल जो है ना वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज प्लांट सेल नोन एज, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्या किस नाम से हम इसे जान सकते हैं। अगर कोई भी मुझे आंसर करना चाहता है आई विल बी वेरी हैप्पी, नहीं करना चाहते तो देख तो तुम रहे हो लगातार, है ना। तो ये है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी इज the capacity of a plant cell to produce a full plant from a single cell। हर एक सिंगल सेल अपने पास ये कैपेसिटी कैरी करता है कि वो पूरा का पूरा प्लांट जो है वो उसको दोबारा से फॉर्म कर सकता है। इस प्रोसेस, इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, दिस इज टोटिपोटेंसी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर। They known as plant tissue culture। Clear with this? तो प्लांट टिश्यू कल्चर में को हम अगले ही क्लास में पढ़ेंगे। एक्चुअली तो ये 9th चैप्टर में आता है, आपके जो हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें आएगा, बट हम सिंगल सेल प्रोटीन और दिस प्लांट टिश्यू कल्चर को हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। रीजन उसका ये है कि प्लांट टिश्यू कल्चर तो डायरेक्टली है बायोटेक्नोलॉजी से, और सिंगल सेल प्रोटीन जो है ना यहां पर कल्चर मेंटेनेंस किया जाता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो हम इन दोनों को भी यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइनली एक प्लांट तैयार जिसके पास ऐसी पावर है, ऐसा मैकेनिज्म